सो हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल पे सीवीटी जोन पे। तो आपकी डिमांड पे हम एक और वीडियो लेते आए हैं टॉपिक से रिलेटेड, जो कि टॉपिक होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री। ये वीडियो सीवीटी एस्पायरेंट्स और जो इस साल 10th क्लास का एग्ज़ाम देंगे, 10th बोर्ड्स देंगे, सीबीएसई स्टेट बोर्ड किसी भी बोर्ड के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो सूटेबल होने वाली है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूं आपके। जितने भी टाइप के ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं उसे कंसेप्ट को मैंने उनको सारे क्वेश्चंस को ऐड किया इसमें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगी। तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहें, आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले मैं ट्रिगोनोमेट्री का मतलब बताता हूँ। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है। ट्रिगोनो ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रायंगल में जो भी हम मेजरमेंट करेंगे, लाइक ट्रायंगल के साइड से, एंगल से हम साइड और एंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। पूरी वीडियो में हमारा मेन फोकस राइट एंगल ट्रायंगल पे होगा, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल बता देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सबको पता है। राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल इसमें 90 डिग्री होता है, विच इज 90 डिग्री। एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब जो है, इसमें ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। जो ये सबसे बड़ी साइड है ना, ये हमेशा फिक्स रहेगी। और सबसे बड़ी वाली साइड है, इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। इसे हम एच से देखेंगे, कैपिटल एच से देखेंगे। एक साइड होती है परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से बोलते हैं परपेंडिकुलर। और एक साइड होती है बेस, ये वाली है बेस। ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री और दो एडजेसेंट साइड जो 90 डिग्री के आसपास होती है, लाइक ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है। अब हम थोड़ा सा और इसमें डिटेल में जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल को और अच्छे से हम देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा। और ये वाली साइड, जो सबसे बड़ी वाली साइड है, ये हमेशा हाइपोटेनियस होगी। सपोज कर लेते हैं ये हम एंगल ले लेते हैं इसे, ये एक एंगल है, इसे हम थीटा बोल देते हैं। ठीक है। थीटा थीटा कुछ नहीं, एक एंगल है। थीटा की जगह हम वैल्यूज रख सकते हैं, वो एंगल में होगी। जैसे 30 डिग्री रख सकते हैं, 45 डिग्री रख सकते हैं, 60 डिग्री रख सकते हैं, 0 डिग्री रख सकते हैं। तो बस एंगल्स, तो थीटा की जगह हम एंगल रख सकते हैं। थीटा एक एंगल है। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, ये जस्ट ऑपोजिट। ये सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जिसे हम पी से दिखाते हैं। ठीक है। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एंड बाकी वाली जो साइड है वो बेस है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें तीनों साइड हमने बता दी। जो ये साइड होती है हाइपोटेनियस, ये तो हमेशा ही सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी। और जिस साइड में थीटा होगा, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। एंड बाकी जो बची हुई वाली साइड है वो बेस है, क्योंकि तीन ही साइड होती हैं। तीनों का हमने नाम दे दिया, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अब अगर हम थीटा चेंज करते हैं, सपोज करते हैं एक और मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री हमेशा होगा, ये हाइपोटेनियस होगा हमेशा। अगर मैंने थीटा इसे लिया, तो अब आप बताओ परपेंडिकुलर कौन सा होगा इस केस में। तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम इसे ही करेंगे। ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ इसमें। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीन साइड हमें पता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, तीन साइड होती है, तो तीनों साइड में एक रिलेशन होता है। जैसे मान लो आपको दो साइड दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो आप हाइपोटेन्यूज, तो आप पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से फाइंड कर सकते हो। तो हम चलिए पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस ट्रायंगल को मिटाता हूँ एंड देन आई, ठीक है।
तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, बहुत ही रिनाउंड मैथमेटिशियन। उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीनों साइड होती हैं, विच इज हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, तीनों में रिलेशन दिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे आप साइड के बारे में, साइड पता कर सकते हो, कोई सी भी एक साइड तुम पता कर सकते हो अगर आपको दो साइड पता है। तो उन्होंने ये बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये हाइपोटेनस, जो ये सबसे बड़ी वाली साइड होती है ना, जो हाइपोटेनस होती है, इस साइड का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो साइड जो कि परपेंडिकुलर और बेस, इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। एंड ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स में आपको रिलेशन बताता है। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करके करके दिखाता हूँ, इसका यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसा कि मेरे पास एक ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे इसकी ये साइड पता है 5 है, ये साइड पता है 4 है, हमें ये नहीं पता ये कितनी होगी, तो हम इसे सपोज कर लेते हैं x। ठीक है, अब पता है कि ये तो सबसे बड़ी वाली साइड है हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हमें ये जो अननोन साइड है जिसे हमने एक्स सपोज कर लिया है वही निकालना है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इधर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस 16 विच इज 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, एंड आप 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर के बराबर, तो स्क्वायर स्क्वायर बराबर है तो वैल्यूज भी बराबर होगी, यानी एक्स की वैल्यू 3। तो ये जो अननोन साइड है वो किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ जिसे आपको करना है। अगर ये साइड 5 है, ये 3 है, तो ये साइड कितनी होगी, ये वाला, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। एंड अगर एक और क्वेश्चन, पहला ये क्वेश्चन और दूसरा ये आपको बताना है। अगर ये साइड 4 है और ये साइड अगर 3 है, तो ये साइड कितनी होगी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एंड आई होप ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके आपको अननोन साइड निकालना समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आगे हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये बहुत बेसिक है पाइथागोरस थ्योरम, एंड आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा इसे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी बात करते हैं। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब हम थोड़ी सी और बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं बनाता हूँ। मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। सपोज कर लेता हूँ ये मेरा थीटा है। ठीक है, ये मेरा थीटा है, ये तो बड़ी वाली साइड है सबसे, ये तो हमेशा हाइपोटेनस होगी, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और बची वाली साइड बेस होती है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। जैसे आपने सुना होगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इसमें अगर हम साइन लें, इस एंगल का साइन ले यानी साइन थीटा ले, तो ये किसका किसका रेशियो होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होगा। साइन थीटा जो है साइन ऑफ दिस एंगल, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होगा। ऐसे साइन के पास कॉस थीटा आता है, कॉस ऑफ दिस एंगल, कॉस ऑफ थीटा, ये क्या हो जाएगा, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होगा, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होगा। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। बस साइन कॉस टेन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये बस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के रेशियोज होते हैं। अब आपको ये पता होगा कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा। तो अगर साइन थीटा पी अपॉन एच है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक ऑफ थीटा। अगर कॉस थीटा बी अपॉन एच है,
तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। एंड टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। अगर टेन थीटा पी अपॉन बी है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा, उसका उल्टा कर दो आप। आ गया समझ? ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आई होप कि आपको इतना पार्ट क्लियर होगा। राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम, और अगर थीटा है तो उसमें राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल थीटा है तो हम रेशियोज कैसे लिखेंगे, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एंड ये तीनों उसके रेसिप्रोकल्स हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, ऐसे टेन थीटा का कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो, एक और मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे बता दूं, जैसे आप साइन थीटा है एंड उसका जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है कॉसिक थीटा, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वैल्यू 1 आएगी, है ना। जैसे साइन थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉसिक थीटा, दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगी। ये कैसे 1 आएगा, ये आप देख लो। जैसे साइन थीटा और कॉसिक थीटा को मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में पी और एच भी मल्टीप्लाई होंगे और एच अपॉन पी भी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों कट जाएंगे, तो वैल्यू 1 के बराबर देंगे। ऐसे ही बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी मल्टीप्लिकेशन करोगे, जैसे tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल है cot थीटा, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये भी 1 देगा। तो ये प्रॉपर्टी अभी हम आगे क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पाइथागोरस थ्योरम एंड राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज देखेंगे कब, जब हम थीटा की वैल्यू चेंज करें। जैसा कि मैंने आपके सामने एक टेबल रखा है, टेबल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें इसमें अगर ध्यान से आप देखो तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखें, 0 डिग्री थीटा की जगह रखें तो साइन 0 डिग्री किसके बराबर होगा, 0। अगर थीटा की जगह हम 30 डिग्री रखें तो साइन 30 डिग्री कितना होगा, 1/2, ठीक है। और अगर थीटा की जगह 45 डिग्री रखें तो साइन 45 डिग्री कितना होगा, 1/√2। ऐसे ही साइन 60 डिग्री कितना होगा, √3/2, एंड साइन 90 डिग्री कितना होगा, 1, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ऐसे ही कॉस की बात करें, कॉस 0 डिग्री कितने किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कॉस ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होगा, √3/2 के बराबर होगा। एंड कॉस ऑफ 45 डिग्री किसके बराबर होगा, 1/√2 के बराबर होगा। एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो आप इस टेबल से ये चीज याद कर सकते हो। ऐसे ही हम टेन पे आते हैं, टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर। टेन ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 1/√3 के बराबर। टेन ऑफ 45 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। एंड टेन ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होगा, √3 के बराबर। तो आई होप ये सारी चीजें आपने 10th क्लास में करी होंगी। टेन ऑफ 90 डिग्री किसके बराबर होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि टेन 90 नॉट डिफाइंड होता है ना। अब आपको साइन का पता चल गया, कॉस का पता चल गया, टेन का पता चल गया, बाकी वैल्यूज। अब अगर इनके इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक होता है, तो बस आप उल्टा कर देना उसका। जैसे साइन साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/0, मतलब बस उल्टा कर देना 1/0। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, तो कॉसेक ऑफ 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। ऐसे ही साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका आप उल्टा कर दो तो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे 2 है। ऐसे ही आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हो साइन कॉस टेन के रेसिप्रोकल्स का। तो आई होप ये चीज टेबल आपको समझ में आई होगी। हम इस टेबल का यूज करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मैंने सामने आपके प्रेजेंट किया है एक क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट। पढ़ता हूँ मैं। टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज। मैं इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है कभी भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो है फिगर बना लेना। आप क्वेश्चन को पढ़ के उसका फिगर बना दो, फिर वो सही है, ठीक है। तो हम फिगर बनाते हैं। तो एक दो शिप है, वो एक लाइट हाउस के दोनों साइड सेल कर रही हैं। जैसे लाइट हाउस हम ये मान लेते हैं, ये एक लाइट हाउस है जो समुद्र के बीच में होता है, वो लाइट हाउस होता है। ये लाइट हाउस है, इसके एक साइड
ये शिप है और एक साइड ये शिप है, दोनों सेल कर रही हैं यानी जा रही हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बताता हूँ क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, उसका टॉप है, आप यहाँ पे नीचे खड़े हो, नीचे से आप ऊपर की तरफ देखते हो बिल्डिंग के टॉप को, तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंड सपोज करो आप इस टॉप पे खड़े हो, बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, एंड यहाँ पे आपका एक फ्रेंड खड़ा है, ठीक है। आप ऊपर से अपने फ्रेंड को देख रहे हो, तो आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, तो जो एंगल बनता है ये एंगल, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जिसे हम थीटा बोल दिया। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंड जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अच्छा ये बताओ, अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। ये एक लाइन एंड एंगल का रूल है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आते हैं, जब आप एक शिप से देखते हो इस लाइट हाउस के टॉप पे, तो एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है, ठीक है। एक एंगल 30 डिग्री बनता है और एक एंगल 45 डिग्री बनता है। एक शिप से देखते हो तो ये 45 डिग्री बनता है जब आप शिप से टॉप देखते हो लाइट हाउस के, और एक से 30 डिग्री बनता है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, दोनों दोनों जो शिप है उसके बीच की डिस्टेंस। अब ये लाइट हाउस की हाइट कितनी है, 100 मीटर, तो ये जो लाइट हाउस है ये 100 मीटर ऊंचा है, तो 100 मीटर। हमें इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सपोज कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक की एक शिप से लाइट हाउस के बीच की डिस्टेंस है x, और दूसरे शिप से लाइट हाउस की डिस्टेंस है y। तो हमें फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई ही तो फाइंड करना है, क्योंकि x प्लस वाई ही जो है वो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस है। अब हमें यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, अगर ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री, एक ये ट्रायंगल है जिसे मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, और ये डी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी, और एक ट्रायंगल है राइट एंगल बी डी सी, ठीक है। अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगाते हैं प्रॉपर्टीज। तो ये एक ट्रायंगल, ये पहले वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो अब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, अगर ये थीटा है एंगल 30 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन में आता है। तो अगर हम टेन ऑफ 30 ले लें, टेन ऑफ 30 डिग्री ले लें, तो ये परपेंडिकुलर जो कि 100 है अपॉन में बेस x है, तो यहाँ से हमें दोनों में रिलेशन आ गया। टेन 30 की वैल्यू मैंने बताया था कितनी होती है, 1/√3, अभी चार्ट में बताया 100/x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100√3 मीटर, x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही ये जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हम देख लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर हम टेन 45 ले लें, तो इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, देखो 100 और y, तो इसमें भी हम टेन थीटा ही लेते हैं। तो टेन 45 डिग्री ये किसके बराबर होगी, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज 100 और बेस इज y। और टेन 45 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इधर आ गई 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 100 मीटर। अब आप हमको फाइंड क्या करना था, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस जो कि x प्लस वाई है, हमने x की वैल्यू इसीलिए फाइंड कर ली एंड y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज x प्लस वाई। हमें x की वैल्यू पता है 100√3 और प्लस y की वैल्यू पता है 100, दोनों में से 100 कॉमन ले लो, 100, ठीक है, ये आ जाएगा √3 + 1। अब √3 की वैल्यू होती है, मैं बता देता हूँ, √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है, 1.73। तो मैं 1.73 यहाँ पे रखता हूँ √3 की जगह, 1.73 + 1 2.73, तो 100 × 2.73, एंड ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 273 मीटर आ जाएगा, यानी दोनों शिप के बीच की जो डिस्टेंस है वो 273 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे हम पूरे चैप्टर में, एंड राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। एंड फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाया मैंने, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाए, ठीक है, फिर मैंने इसे सॉल्व कर दिया। तो ये था एक क्वेश्चन।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ द लैडर इज। अब देखो, एक वॉल है, दीवार, उसके अगेंस्ट एक लीडर, उसके सहारे एक लैडर जो कि सीढ़ी होती है, वो एक सीढ़ी रखी हुई है। सपोज करते हैं ये वॉल है एंड इसके सहारे एक ऐसी सीढ़ी, सीढ़ी ऐसी होती है, रखी हुई है, ठीक है। एंड ये जो सीढ़ी है वो कितना एंगल बना रही है इस वॉल से? 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन यही है, 60 डिग्री बना रही है। एंड ये जो वॉल है, यहाँ पढ़ो, द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी फुट ऑफ द लैडर, सीढ़ी की जो फुट है वो वॉल से कितनी दूर है? 4.6 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस हो गई वो 4.6 मीटर अवे है। तो हमसे पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द लैडर इज, तो हमसे लेंथ की लैडर पूछ रहा है। सपोज कर लेते हैं लैडर की लेंथ एल है। अब आप ध्यान से देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें कौन कौन सी साइड पता है? ये बेस पता है और ये हाइपोटेनस पता है। तो बेस और हाइपोटेनस कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है? कॉस थीटा में आता है। अगर आप याद करो तो ये बेस और हाइपोटेनस किस में आता है? कॉस थीटा में आता है। तो अगर हम कॉस 60 ले लें तो ये हमारा हो जाएगा बेस जो कि 4.6 है, बेस अपॉन हाइपोटेनस जो कि एल है, ठीक है। तो हम जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करेंगे तो हम साइड देख के चूज करेंगे कि हमें कौन सी दो साइड पता है, उसके उस उन दोनों साइड के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो कॉस मैंने ले लिया यहाँ पे क्योंकि मुझे बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन पता है। अब हम क्या कर लेते हैं, कॉस 60 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है? 1/2, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप याद कर लो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया एंड मैंने चार्ट भी प्रॉपर दिया है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पूरे वैल्यूज को याद कर लो। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इधर है 4.6/L, तो यहाँ से सॉल्व करके L की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो L कितनी हो जाएगी? 4.6 टू ज़ा 9.2 मीटर, यानी जो L की वैल्यू होगी 9.2 मीटर। इसका मतलब ये जो लेडर है इसकी लेंथ कितनी है? 9.2 मीटर के बराबर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारे सामने दिख रहा है, इसे मैं पढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.6 meter tall is 20 root 3 meter away from the tower. The angle of elevation from his eye to the top of the tower is 30 degree. The height of the tower is। अब ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर, और वो जो ऑब्जर्वर है वो एक टावर से कितनी दूरी पे है? 20√3 मीटर अवे। तो हम फिगर बनाते हैं, ये एक टावर सपोज कर लेते हैं, दिस इज अ टावर, एंड एक ऑब्जर्वर है ये, ठीक है। एंड ऑब्जर्वर ये टावर से कितनी दूरी पे है? ये दूरी हो गई डिस्टेंस दोनों के बीच की, विच इज 20√3 मीटर। एंड ये जो ऑब्जर्वर है इसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर, ठीक है। तो अगर बताओ, ये बताओ, अगर ये 1.6 मीटर है तो ये भी 1 पॉइंट इतनी लेंथ, ये भी 1.6 मीटर है। एंड ये पूरा टावर है, यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक ये टावर है। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। ये बताओ, अगर इतना पार्ट टावर का 1.6 मीटर है तो इसे हमें फाइंड करना है x। सपोज कर लेते हैं ये x है और ये बना राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसके आई से कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ये जो ऑब्जर्वर है इसकी आंखों से इसके टावर के टॉप को जब वो देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। अब हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। ये 20√3 मीटर है तो ये भी 20√3 मीटर होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया। हमारा मेन काम होता है जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया। अब हमें इसमें कौन कौन सी साइड दिख रही है? ये अगर थीटा है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो ये बताओ परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आते हैं? 10 में आते हैं। तो 10/30 अगर हम ले लें, 10 of 30 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर जो कि x है अपॉन में बेस जो कि 20√3 है। एंड 10/30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू x/20√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। x की वैल्यू हो गई 20। अब हमें हाइट, टावर की हाइट पूछ रही थी। टावर की हाइट कितनी हो जाएगी? इतना 20 हो गया प्लस 1.6, ये तो टोटल है ना। तो टावर की हाइट कितनी है? टावर हाइट कितनी है? 20 प्लस 1.6,
ये हो जाएगा 21.6 मीटर। ये x पार्ट, इतना पार्ट 20 और प्लस 1.6, ये पूरा टावर की हाइट है। ये टावर इतना लंबा है, तो टावर की हाइट कितनी आ गई? 21.6 मीटर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री इफ द हाइट ऑफ टावर इज 100 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज। अब एक पॉइंट P है, उस पॉइंट से एक टावर को देख रहा है इंसान, जो 100 मीटर ऊंचा है। एक ये टावर है जिसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर। ठीक है, और एक पॉइंट P यहाँ पे है, यहाँ से एक इंसान देख रहा है इस टावर के टॉप को। टावर के टॉप को देख रहा है, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना? 30 डिग्री। ठीक है, पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज। इस पॉइंट से इस पॉइंट से जो फुट ऑफ टावर है वहां से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा? तो सपोज कर लेते हैं डिस्टेंस x होगा। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें आपको अगेन थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एंड बेस, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात कर रहा है, वही दे रखा है दोनों। तो इसमें भी tan लेंगे, tan 30, ये किसके बराबर होगा? 100 अपॉन में x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो √3 को उस साइड भेज दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100√3। अब पता है √3 की वैल्यू अभी मैंने बताया कितनी होती है? 1.73। मल्टीप्लाई कर दो तो ये 173 मीटर आ जाएगा x की वैल्यू, 173 मीटर। तो ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफी इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फाइंड करना है हमें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें इस केस में अब यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। अभी तक हम साइड फाइंड करते आ रहे थे, या डिस्टेंस या साइड। अभी इस केस में हमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि थीटा में फाइंड करना है। ठीक है, क्या दे रखा है? व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। तो एक ट्री है, ठीक है, ट्री है, इसकी जो शैडो है, जैसे मान लो सन इधर है, ठीक है, तो इसकी शैडो इस साइड बनेगी। तो इसकी ट्री की हाइट और शैडो में क्या रिलेशन दिया है कि जो लेंथ ऑफ शैडो है ना, जो शैडो की लेंथ है वो ट्री की हाइट के √3 टाइम्स है। तो अगर अगर ट्री की हाइट को हम h मान लेते हैं, तो इसके शैडो की लेंथ कितनी हो जाएगी? √3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द ट्री। यानी इसकी शैडो की लेंथ कितनी हो जाएगी? √3 टाइम्स हाइट, यानी √3h इसकी शैडो की लेंथ हो जाएगी। अब हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही तो होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, थीटा। जब आप इधर से देखोगे सन को, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वही हमसे पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम tan थीटा ले लें, अगेन क्योंकि सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस इन्हीं दोनों में दिया हुआ है, तो अगेन tan थीटा ले लेते हैं। tan ऑफ थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा? h अपॉन √3 ऑफ h, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। s से h कट जाएगा, तो tan थीटा किसके बराबर आ गया? 1/√3। एंड ये बताओ 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है। तो 1/√3 को मैं tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इधर है tan थीटा, ठीक है, tan थीटा जो है वो tan 30 डिग्री के बराबर है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। हमसे यही पूछ रहा था, थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th नंबर क्वेश्चन है, इसे आप खुद से लगाओगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। सेम क्वेश्चन है अभी जो मैंने बताया उसी से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, then the difference between the length of shadows of pole 15 meter high at these two elevation of the sun is। यहाँ पे जो है वो पहले जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री कब बना रहा होगा? जब सन थोड़ा नीचे होगा। और फिर 60 डिग्री कब बनेगा? जब सन थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये कौन सा सिनेरियो है? ये कब होता है? सुबह के टाइम होता है ना, सन नीचे से निकलता है फिर ये ऊपर जाता है, जब आप देखते हो तो ये सुबह का टाइम है, ठीक है। तो पहले क्या था कि सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री था, बाद में वो 60 डिग्री हो गया, ठीक है।
और तो फिर शेडो पोल की क्या बनेगी? तो देखो पोल की जो लेंथ है, एक ये पोल है, ठीक है, सपोज करो ये पोल है, इसकी लेंथ कितनी है? 15 मीटर दे रखी है। जब ये सन थोड़ा नीचे था तो ये सन मान लो यहाँ पे है, थोड़ा सा नीचे है, जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बना रहा है, तो इसकी शेडो का लेंथ एक्स बनेगा, सपोज करो। जब ये सन 30 डिग्री बना रहा है एंगल, ठीक है, ये एंगल जब 30 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसकी शेडो का लेंथ एक्स है। फिर जब ये सन थोड़ा सा ऊपर आ गया तो इसकी शेडो थोड़ी छोटी हो जाएगी। आप इसे इमेजिन करके देखो, शेडो मान लो यहाँ तक बन रही है, इस केस में इसकी शेडो वाई बन रही है, ठीक है। जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया तो इसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी? वाई। जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था तो इसकी शेडो की लेंथ थी एक्स। अब हमसे पूछ क्या रहा है? दोनों जो शेडोज की लेंथ है उनका डिफरेंस, यहाँ पे पूछ रहा है ना, डिफरेंस बिटवीन दी लेंथ ऑफ शेडोज, यानी हमसे एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है 60 डिग्री वाला, ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये पूरा, ये 30 डिग्री वाला। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं जिसमें 30 डिग्री है, तो इसमें भी टेन 30 डिग्री लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा है, तो टेन 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर जो कि 15 है, और बेस कितनी हो जाएगा? 30 डिग्री वाले में बेस जो है वो एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो √3 को उधर भेज दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 15√3 मीटर। एंड एक बार टेन 60 वाला लेते हैं, ये 60 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, तो इस केस में भी टेन 60 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है वाई, यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई की वैल्यू आ जाएगी, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, √3 को नीचे भेज दो तो 15√3। एंड अगर डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर आए तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं, तो हम √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला है कि √3 से √3 कट जाएगा। अब आप करोगे 15√3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे √3 इंटू √3 जो होता है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 15 कितने टाइम्स में चला जाएगा? 5 टाइम्स में। तो y की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई? 5√3। तो हमसे पूछ क्या रहा था? x माइनस वाई पूछ रहा था, तो x है मेरा कितना? 15√3, और y है 5√3, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 15√3 माइनस 5√3, ये किसके बराबर आ जाएगा? 10√3 मीटर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री broken by wind makes an angle 60 degree with the horizontal plane. The top of the tree meets the horizontal plane at a distance of 10 meter away from the root of the tree. Find the height of the tree. तो हमसे ना पूछ रहा है कि ट्री की हाइट कितनी होगी, कब? जब ट्री जो है वो टूट गया, आंधी आई होगी तो एक पार्ट से टूट गया, ठीक है। एंड टूटा हुआ पार्ट जो है वो नीचे जाके जमीन में टच होगा, तो जब वो टच हो रहा है जमीन में तो वो 60 डिग्री का एंगल एलिवेशन बना रहा है। तो मैं समझाता हूँ। एक ये ट्री है, ये पूरा इतना लेंथ है, ये यहाँ से टूट गया, आंधी आई तो ये टूट गया, तो टूटने के बाद ये कैसा हो गया? प्लेन 10 मीटर अवे, ठीक। तो ये टूटने के बाद कैसा हो गया? ऐसा हो गया, ये यहाँ से टूट गया तो ये ऐसा हो गया, एंड ये टूटा वाला पार्ट जो है वो जमीन से ऐसे जाके टच हो गया। एंड कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है? यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एंड जो ये टॉप ऑफ द ट्री मीट्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री। तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है, जिस पार्ट पे जमीन को जाके टच कर रहा है, वो इसके रूट से कितनी डिस्टेंस पे है? 10 मीटर पे है, ठीक है। ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो हमसे हाइट ऑफ ट्री पूछ रहा है, तो हमें हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। तो ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी? ट्री की हाइट हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं ये पार्ट एक्स है, ठीक है, और ये पार्ट वाई है, तो हमें ये निकालना है। तो ये बताओ आप, ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस वाई ही तो हो जाएगी। ये पार्ट एक्स है, ये पार्ट वाई है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्री की हाइट हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, हमें इसमें क्या दे रखा है? एक बार हम टेन 60 लेते हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन पता चल जाएगा। तो टेन 60 डिग्री किसके बराबर आ गया?
परपेंडिकुलर जो कि x है और बेस हो गया 10। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, रूट 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√3 मीटर। एंड एक बार हम cos 60 ले लेते हैं क्योंकि बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन आ जाएगा। तो cos 60 कितने हो जाएगा, बेस जो कि 10 है अपॉन में y। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये हो जाएगा 10 अपॉन y के बराबर। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 2 20 मीटर। ठीक है, x आ गया, y आ गया। अब ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई। ये ट्री की हाइट है। ट्री हाइट x हमने निकाल लिया ऑलरेडी 10√3 मीटर और y भी निकाल लिया 20। तो यही हो जाएगा। यहाँ से आप 10 कॉमन ले लो, तो 10 कॉमन ले लिया तो √3 + 2 मीटर। ये हो गया हाइट ऑफ द ट्री। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। PQ is the vertical tower. The angle of elevation of a tower at points A and B situated on the horizontal base passing through the foot of Q of the tower are complementary. यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशंस है ना, जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। इफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर Q B A and B मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो ये एक क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ। तो पी क्यू एक टावर है। ठीक है, ये एक ऐसा टावर हो गया पी क्यू। ठीक है, पी क्यू इज अ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी पॉइंट्स हैं जो कि सिचुएटेड है किस पे, इस क्यू से जो पास करे लाइन उस पे सिचुएटेड है। यानी इस लाइन पे ए बी सिचुएटेड है। ये पॉइंट ए है, ये है बी है। ठीक है, तो जब ए से एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर के टॉप का एंड बी से एंगल ऑफ जो एलिवेशन है इस टावर के टॉप का, ये जो दोनों एंगल है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, ये दोनों जो एंगल है इनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों जो एंगल हैं उनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। तो सपोज कर लेते हैं अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि हमें पता है दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। तो जब भी दो क्वांटिटी का सम किसी फिक्स नंबर के बराबर होता है, जैसे इस केस में 90 डिग्री है दोनों के सम, तो एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अगर आप दोनों का सम करोगे तो 90 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री आए तो ऐसा लिख देना, एक एंगल थीटा है तो दूसरा अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी दोनों का सम 90 डिग्री बराबर होगा। ठीक है, इफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर क्यू बी ए एंड बी, जो ये क्यू से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ए के बराबर है, स्मॉल ए, और इस क्यू से इस बी का जो डिस्टेंस है वो बी के बराबर है। तो हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के टर्म्स में हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। सपोज कर लेते हैं टावर की हाइट h है। बस हमारा फिगर बन गया। अब आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक ये ए पी क्यू और एक ये पी क्यू बी। तो दोनों में एक बार tan थीटा ले लेते हैं। क्यों tan थीटा लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा है, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा है। तो एक बार थीटा वाला लेते हैं इस ट्रायंगल में बी क्यू पी में। तो बी क्यू पी में tan थीटा लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा ये हो जाएगा बी, मतलब सॉरी एच जो कि परपेंडिकुलर है अपॉन में बी। ठीक है, ये इसका बेस है, इक्वेशन नंबर 1। एंड एक बार इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, tan थीटा की जगह क्या है 90 माइनस थीटा। ये हो गया, ये किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर जो कि h है अपॉन में बेस जो कि a है। अब एक चीज होता है, एक रिलेशन होता है विच आई नीड टू टेल यू कि tan 90 माइनस समथिंग 90 माइनस थीटा ये cot थीटा हो जाता है, सीधा इसका उल्टा हो जाता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये cot थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये tan 90 माइनस थीटा को मैंने cot थीटा लिख दिया, ये आ गया h अपॉन a। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे tan थीटा cot थीटा को हटाना है ना, क्योंकि मुझे एच ए बी में रिलेशन चाहिए, एच और ए और बी ये तीनों में रिलेशन चाहिए। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसे आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जैसे tan थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा क्या होता है cot थीटा, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 1 के बराबर आ जाएंगे।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, एच अपॉन ए इंटू एच अपॉन बी। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, है ना, ये हो गया 1, ये हो गया एच स्क्वायर बाई ए बी। ठीक है, ये हो गया एच स्क्वायर बाई ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एच स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए बी के बराबर। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये तो फाइंड करना था हमें, फाइंड द हाइट ऑफ टावर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो एच कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ में स्क्वायर रूट में ए इंटू बी। ए की वैल्यू आपको पता होगी, बी की वैल्यू आपको पता होगी, इसमें आप पुट कर देना तो आपको एच की वैल्यू पता चल जाएगी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड 10th क्लास के बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 meter high, the angle of depression of a top and bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. अभी तक हम एंगल ऑफ एलिवेशन करते आ रहे थे, अब हमारे सामने एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आ गया, इसे हम करते हैं। तो एक एक फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एक ये बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जिसकी लेंथ कितनी है, 60 मीटर एक बिल्डिंग है, ये टॉप, इससे एक 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 सामने इसके एक टावर है। ठीक है, ये टावर है। जब आप इस बिल्डिंग के टॉप से, इस बिल्डिंग की जो लेंथ है, हाइट है, वो 60 मीटर है। जब आप इस बिल्डिंग के टॉप से इसके ये जो टावर के टॉप को देखते हो और इसके बॉटम को देखते हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है। पहली बात, जब आप इसके टॉप को देखते हो, यहाँ से इसके टॉप को देखते हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 30 डिग्री। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ठीक है, जब आप इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप को देखते हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 30 डिग्री। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल हो गया। फिर जब आप इसी टावर के टॉप, सॉरी, इस बिल्डिंग के टॉप से इसके इसके जो बॉटम, टावर के बॉटम को जब देखते हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। अब देखो, आपको अगेन दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, एक ये वाला ट्रायंगल, नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी डी ई। ठीक है, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन गया, ई ए बी, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ई बी सी। ठीक है, अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आप लगा दो। अच्छा, ए बी की ये पूरी 60 डिग्री है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, टावर की हाइट फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो सपोज कर लेते हैं ये टावर की हाइट सपोज कर लेते हैं x है। ठीक है, x है, तो इतना पार्ट भी x होगा, ये पार्ट भी x होगा। ठीक है, तो ये x है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 60 माइनस एक्स होगा, 60 माइनस एक्स होगा। ठीक है, पूरा x है, ये x है, तो इतना पार्ट भी x होगा, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 60 माइनस एक्स होगा। अब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम टेन थीटा अगेन लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन दिया हुआ है। तो एक बार हम 30 डिग्री वाले में देखते हैं, तो टेन 30 कितनी हो जाएगी, टेन 30 डिग्री, ये 60 माइनस एक्स, ये इस ट्रायंगल में ये साइड ई डी कितनी है, 60 माइनस एक्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये बेस सपोज कर लेते हैं ये वाई है, तो ये भी वाई होगा। ठीक है, टेन 60 माइनस एक्स बाई वाई, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 60 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगी। एंड एक बार इस ट्रायंगल में देख लो आप, 60 डिग्री वाले में टेन 60 ले लेते हैं एक बार, टेन 60 किसके बराबर हो जाएगी, परपेंडिकुलर जो कि पूरा 60 है, अपॉन में बेस जो कि y है। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/√3। ठीक है, एंड अगेन इरेशनल नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो एक बार √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया दोनों, तो √3 यहाँ भी एक आएगा, तो √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा, 60 360 कितने बार में कट जाएगा, 20, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3। ठीक है, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम
y हटा देते हैं, ठीक है। तो y की जगह y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू यहाँ से आ गई 20√3, 20√3, ठीक है। इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें x मिल जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे 20√3 मैं यहाँ रख देता हूँ इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू मैं रख दिया 20√3 इज इक्वल टू √60√3 और माइनस x√3, ठीक है। x√3 को उधर भेज दो और 20√3 को इधर भेज दो, तो x√3 किसके बराबर आ जाएगा, x√3 इज इक्वल टू 20√3, 60√3 में से 20√3 माइनस होके 40√3 के बराबर आ जाएगा। √3 से √3 कट गया, ठीक है। √3 से √3 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 40 मीटर, और x ही हमें चाहिए था क्योंकि x इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर, यानी जो टावर है वो 40 मीटर के बराबर है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फिगर बनाओ, उसके बाद ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो, फिर राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के कैलकुलेशन पार्ट है, बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाया मैंने, बस कैलकुलेट कर दिया, x की वैल्यू फाइंड आ गई, फाइंड हो गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको पढ़ो, आप पढ़ो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। तो एक मैन है जो शिप पे खड़ा है। तो शिप जो है वो जो जहाँ पे वो खड़ा है, जिस पार्ट पे खड़ा है वो वाटर लेवल के 10 मीटर अबव है, यानी वाटर से 10 मीटर ऊपर है। He observes that the angle of elevation of the top of a cliff is 45 degree and the depression angle of the top of the base is 30 degree. Calculate the distance of the cliff from the ship and the height of the cliff. तो मैं इसका फिगर बनाता हूँ एंड आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। तो इसमें ये कह रहा है कि देखो एक मैन है जो कि शिप के डेक पे खड़ा है। तो वो कितने ऊपर है पानी से, मान लो पानी यहाँ पे है, शिप के डेक पे खड़ा है, तो ये 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर अबव है। एंड एक सामने इसके क्लिफ भी है, क्लिफ भी है एक, ये भी नाव ही होती है क्लिफ। तो ये भी वाटर मतलब यहाँ पे है उसके सामने। तो पूछ रहा है दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अब ये जो इंसान है जब ये क्लिफ के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 45 डिग्री। जब ये टॉप को देखता है क्लिफ के तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 45 डिग्री। एंड जब ये इंसान क्लिफ के बॉटम को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 30 डिग्री, ठीक है। जब वो नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो पूछ रहा है दोनों के बीच की, क्लिफ और उसके शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो हमसे ये डिस्टेंस पूछा है, तो सपोज कर लेते हैं कि डिस्टेंस x होगी, तो ये भी x होगा ये पार्ट, ठीक है। ये 10 है तो ये पार्ट भी 10 होगा। एंड एंड हाइट ऑफ द क्लिफ, सपोज कर लेते हैं ये h पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट h है। तो हमसे क्लिफ की हाइट भी पूछ रहा है एंड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी पूछ रहा है। तो अगेन हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अच्छा ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। अगेन हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक ये ए बी सी और एक ये वाला ट्रायंगल बी बी ई एफ, ठीक है, बी ई एफ। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, राइट ट्रायंगल बी ई एफ, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक बार टेन थीटा ले लो, क्योंकि अगेन टेन थीटा का ही काम है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। तो मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ बी ई एफ। इसमें टेन 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है एच और बेस है हमारा एक्स। एंड आपको पता है टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच इज इक्वल टू एक्स आ जाएगी। एक रिलेशन हमारे पास ये हो गया। और एक बार इस ट्रायंगल में बात कर लेते हैं ए बी सी में। तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम टेन 30 लेते हैं, टेन 30 डिग्री लेते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो कि 10 है और बेस x। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 को मल्टीप्लाई करोगे उधर तो 10√3 के बराबर आ गई। अब आपको पता है h और x दोनों बराबर हैं, तो h भी 10√3 के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइट ऑफ क्लिफ फाइंड करते हैं। तो क्लिफ की हाइट कितनी हो गई, 10√3
प्लस 10, ये पूरी क्लिफ है ना, तो क्लिफ की हाइट कितनी हो गई 10, ये प्लस h, यानी h किसके बराबर है 10√3 के बराबर है। तो यहाँ से कॉमन ले लो 10 कॉमन ले लेंगे तो √3+1, 10√3+1 मीटर इस क्लिफ की हाइट हो गई। एंड हमसे पूछ रहा है दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये जो शिप है और ये क्लिफ, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस x है और x हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 10√3। ठीक है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10√3 और क्लिफ की हाइट कितनी है 10 ब्रैकेट में √3+1 मीटर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A tower is situated on one side of the road and a house is on the other side. ठीक है, from the top of the tower the angle of depression of the roof and the base of the house are 45 degree and 60 degree respectively. If the height of the house be 12 meter, find the height of tower. तो अगेन ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक टावर है बड़ा सा, उसके सामने घर है, तो जब हम टावर के टॉप से इस घर के टॉप को और बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। जब हम इस टावर के टॉप से इस घर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 45 डिग्री। ठीक है, एंड जब हम इस टावर के टॉप से इस घर के बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। ठीक है, चलो फिगर हमारा बन गया। अच्छा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो हमारे पास अगेन दो ट्रायंगल मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी डी ई। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है डी ई सी, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी बी। ठीक है, इसमें भी अब हमें हाउस की हाइट पता है 12 मीटर है, ये पार्ट जो है वो 12 मीटर है, तो ये भी पार्ट 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट हमें नहीं पता, इसे सपोज करते हैं x है क्योंकि हमें टावर की हाइट पूछ रहा है। तो अगेन हम शुरू करते हैं, एंड ये हमें नहीं पता दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इसे सपोज कर लेते हैं y है। ठीक है, तो ये भी y होगा। अब हम अपना काम करना शुरू करते हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक हमारा है DEC, तो DEC में एक बार जाते हैं तो अगेन 10 लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में पता है। 10 45 किसके बराबर हो गया परपेंडिकुलर जो कि x है और बेस है y। 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो x इंटू वाई हो जाए, x और y दोनों बराबर हो जाएंगे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। एंड एक बार इस ट्रायंगल में लेते हैं ADB में, तो tan 60 किसके बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि x प्लस 12 है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो कि y है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 12 है ना। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की जगह हम x रखते हैं क्योंकि हमें y तो चाहिए नहीं, y से तो कोई मतलब है नहीं, हमें x चाहिए, तो y की जगह हम x रख देते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, x इंटू वाई, x और y दोनों बराबर है तो y की जगह x रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा √3 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 12। अब इसे थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, x को इधर लेते आओ तो √3 x माइनस एक्स, वहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 अपॉन में √3 माइनस 1। ठीक है, अब √3 माइनस 1 नीचे जो है वो इरेशनल नंबर है तो हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस 1 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और √3 प्लस 1 से इधर भी। कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला क्योंकि दोनों कट के वापस से यही आ जाएगा। ठीक है, अब जो है अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर हो जाएगा 12 √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा, ध्यान से देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म दिया हुआ, नीचे दोनों मल्टीप्लाई होकर कैसा फॉर्म बन जाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी। एंड आप सबको पता है बहुत ही फेमस अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर a की जगह √3 है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 3 और माइनस b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, तो 2 6 12, 12 कट जाएगा 2 से 6 टाइम्स में, तो 6 √3 प्लस 1 दिस इज द वैल्यू ऑफ x। हमें x तो चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए था हाइट ऑफ द टावर, तो x की वैल्यू आ गई और उसमें 12 और ऐड कर दे तो हमें पूरे टावर की हाइट पता चल जाएगी। तो
टावर हाइट कितनी हो गई, हाइट ऑफ टावर 12 प्लस 6√3+1, ठीक है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, 12 प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6√3+6, यहाँ से हम 6 और 12 प्लस 6 18 प्लस 6√3, अब इन दोनों में से हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो 6 3 प्लस √3, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो टावर की हाइट कितनी आ गई, 6 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का था, हाइट एंड डिस्टेंस हमने करा। ये चाहे वो सीयूटी आप एस्पायरेंट हो, चाहे बोर्ड्स के लिए आप दोगे इस बार एग्जाम 10th क्लास की, ये सबके लिए है। इसमें मैंने सारे कंसेप्ट बताने की कोशिश की है, हर वैरायटी के क्वेश्चंस। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हो पूरी तरह से, आप इसको सॉल्व कर लेते हो, सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई दिक्कत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड हम अपने टेलीग्राम चैनल पे क्विज कराते हैं रोज़, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कि आपको लिंक और उसका लिंक दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को भी दबाना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।